सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम समास पढ़ेंगे। समास जो हमारा 10th क्लास का सैंपल पेपर है उसका छठा प्रश्न हम सोल्व करने वाले हैं। 5 प्रश्न हम पहले सोल्व कर चुके हैं, यानी कि 5 वीडियोज हमारी आ चुकी हैं। हर एक प्रश्न की एक ही वीडियो बना रहे हैं ताकि डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा सकें, क्योंकि मैं केवल आंसर यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, मैं प्रश्न को सोल्व कैसे करना है वो भी बता रही हूँ। साथ में मैक्सिमम कोशिश यही रहती है कि जो भी नियम है वो साथ में ही यहाँ पे रिवीजन भी आपके हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व। समास करना है या विग्रह करना। समास किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं जब, ठीक है, विभक्ति वगैरह हटा करके, वो होता समास। और विग्रह होता है जब आप उनको विभक्ति वगैरह लगा करके अलग कर देते हैं। ठीक है, नीचे चार चार, हर एक प्रश्न में चार चार ऑप्शन दिए हैं। इससे आसान चीज और क्या होगी आपको। ठीक है, ना तो वो नाम पूछ रहा कि इसमें समास कौन सा है, ना ही आपको खुद बनाना है, ऑप्शन दे रहा है। दूसरा क्या है, इसमें केवल आपको 4 करने हैं। 5 यहाँ पे दिए गए हैं, 5 में से आपको 4 करने हैं और 4 नंबर का ये प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस में जो है वो तत्पुरुष समास है, अव्यय भाव है और द्वंद्व समास है। ठीक है, ये 3 समास आपको बेसिकली पढ़ने हैं। अब इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास कैसे करना। द्वंद्व समास की एक पहचान आप याद कर लीजिए कि द्वंद्व समास में च लगा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और 2 या 2 से अधिक संज्ञा होंगी द्वंद्व समास में। अव्यय भाव समास में आपको केवल 6 शब्द यहाँ पे याद करने हैं जो कि उपसर्ग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से हैं अव्यय भाव में आपके सिलेबस में, अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा, ये 6 ही आपको करने हैं। ज्यादा चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये एक तो ये 6 नाम याद कर लो। अब इन 6 का है ना अर्थ याद कर लो। ठीक है, अनु का मीनिंग क्या है, पश्चात, यानी कि जब आप समास करोगे तो शब्द के शुरू में ये जुड़ेंगे और जब आप विग्रह करोगे तो शब्द के अंत में ये जुड़ेंगे। यानी कि ये जो है ये शब्द के शुरू में लगते हैं, अनु, उपसह, निर, प्रति, यथा, और इनका जो बेसिकली मीनिंग होता है वो लगता है विग्रह के टाइम। उप का क्या मीनिंग आपको मिलेगा वहां पे, समीपम। ठीक है, शब्द के अंत में जब समीपम मिले तो इसका मतलब ये है कि शुरू में उप लगाना है जब आप समास करोगे, और वो समास होगा आपका अव्यय भाव। अगर आपने ये 6 शब्द याद कर लिए तो आप समझ लीजिए अव्यय भाव समास का प्रश्न आपका हल हो जाएगा। 1 नंबर पक्का हो जाता है, और कई बार 2 भी आ जाते हैं अव्यय भाव के। तो केवल 6 शब्द याद करने से आपके 1 से 2 नंबर जो है वो यहाँ पे पक्का हो जाएगा। सह का मीनिंग साथ होता है और इसके लिए सहीतम शब्द आता है। ठीक है, निर जो है उसका अर्थ होता है अभाव, अभाव शब्द यहाँ पे मिलेगा आपको। प्रति जो होता है ना वो दिशा को बताता है, लेकिन प्रति जब आप विग्रह करेंगे तो 2 बार प्रति, सॉरी, प्रति 2 बार नहीं, प्रति के पहले जो शब्द होगा वो 2 बार होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। और यथा का क्या होता है, अनअतिक्रम्य, कि यथा मतलब जैसा, कि अनअतिक्रम्य मतलब जैसा है वैसा ही। ठीक है, तो ये मैंने मोटे मोटे मीनिंग रख दिया, यानी कि अव्यय भाव समास आपका मैंने यहाँ पे रिवीजन कराने की कोशिश करी है ताकि ये ना हो कि सीधा आंसर बता दिया वो कर दिया। पहले मैंने भूमिका बनाई है। द्वंद्व समास में च मिलता है और जब उसको अलग करते हैं तो च जोड़ेंगे, और जब समास करेंगे तो च को हटा करके सबको एक साथ रख देंगे। 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्द होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्द। किसमें, द्वंद्व समास में। ये बॉक्स मैं यहाँ पे बना रही हूं, द्वंद्व समास। ठीक है, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, मतलब मोटा मोटा हिंट दे रही हूं मैं यहाँ पे। अब तत्पुरुष समास जो होता है ना बेटा, उसमें क्या अंतर होता है, उसमें आपके पहला जो शब्द होता है ना, मतलब 2 या 2 से अधिक होते हैं, उसमें पहला शब्द जो होता है ना उसमें विभक्ति लगी होती है। विभक्ति लगी होती है। विभक्ति मतलब जैसे बालक का शब्द आपने देखा ना, बालक है, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, तो ये विभक्ति होती है। ठीक है, यानी कि मूल शब्द क्या है, बालक। बालक के अंत में जो भी स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो है विभक्ति, जैसे बालकस्य में अस्य। ठीक है, मूल शब्द तो बालक है। तो यहाँ पे ये जो अस्य है ना इसको हटाएंगे, कब, जब हम समास करेंगे।
और जब विग्रह करेंगे तो इसको वापस से लगा देंगे, ये करना होता है। ठीक है, अब भाई ये होगा आपका मीनिंग से। बेसिकली आपको तत्पुरुष समास में मीनिंग समझना पड़ता है, तभी आप विभक्ति अच्छे से समझ पाते हो। जैसे यहाँ पे पहला वाक्य है न्यायाधीशः आरक्षिणम दोषभाजनम अमन्यत। अब यहाँ पे क्या पूरा वाक्य लिखा है। अगर पूरा वाक्य आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए, आप केवल जो गहरा काला या अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ना दोषभाजनम, इसको पकड़ लीजिए। अब ये देखिए जोड़ के लिखा हुआ है, इन दो शब्द है यहाँ पे और इनमें कोई गैप नहीं है, मतलब ये समास कर रखा है, समास है, ये विग्रह नहीं है। समास है इसका मतलब हमें क्या करना है, विग्रह करना है, यानी कि दोनों शब्दों को हमें अलग अलग करना है। अब देखिए अब कैसे पता लगेगा, एक तो ये संज्ञा शब्द नहीं है, मतलब ये द्वंद्व समास तो नहीं है, तो काटा मार दो। अव्ययभाव समास नहीं है क्योंकि इन 6 में से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये अव्ययभाव भी नहीं है। ठीक है, तो बच गया क्या आपका तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास में जो पहला शब्द होता है आप उसमें विभक्ति लगाते हैं, तो ये आपका हो गया दोष भाजनम। तो दोष शब्द हो गया, दो है शब्द यहाँ पे, दोष और भाजनम। तो दोष शब्द जो होगा ना उसमें आप विभक्ति लगाएंगे। दोष भाजनम का मतलब क्या होता है, दोष का भाजन, यानी कि दोष का पात्र, एक तरह से दोषी मीनिंग यहाँ पे निकल रहा। तो किसका पात्र है, दोष का, का के की, षष्ठी विभक्ति का के की संबंध कारक में होता है ना, संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। यहाँ पे क्या पहला है दोषस्य भाजनम, दूसरा है दोषाय भाजनम, तीसरा है दोषम भाजनम और चौथा है दोषेण भाजनम। तो षष्ठी विभक्ति क ऑप्शन में है, तो आपका क ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, दोषस्य भाजनम। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला आपका है काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, कि काक चेष्टा वाला विद्यार्थी, कौवे के जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श विद्यार्थी होता है। तो आपका अंडरलाइन शब्द क्या है, काक चेष्टा है। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, कौवे के जैसी चेष्टा। ठीक है, तो कौवे की चेष्टा एक तरह से ये हो गया ना। हम इसमें क्या करेंगे, आपको मीनिंग इसका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, काकस्य चेष्टा, काकः चेष्टा है इव, काकः इव चेष्टा यस्य सह, काक चेष्ट है। अब यहाँ पे क्या है आपका मीनिंग देखिए क्या बन रहा है, कौवे के जैसी चेष्टा, जैसी, और जैसी का मीनिंग क्या है, ईव, ईव मतलब की तरह। ईव शब्द का मीनिंग क्या होता है, की तरह या की के जैसा। तो अब आपको क्या करना है, कौवे के जैसी चेष्टा, जैसी मीनिंग वाला जो भी ऑप्शन है वो आप रखोगे, यानी कि ईव जिस ऑप्शन में है वो रखोगे। बेसिकली क्या होता है, आपको मीनिंग जरूर समझ में आना चाहिए, उससे भी आपका प्रश्न जो है यहाँ पे हल हो जाता है। अब यहाँ पे जो है वो आपका बहुव्रीहि समास बन रहा है। ठीक है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास क्या होता है, किसी अन्य की बात होती है, मतलब जो भी शब्द होंगे वो किसी तीसरे की बात कर रहे होंगे। ठीक है, और जब तुलना होती है, अब यहाँ पे बहुव्रीहि समास का तो ये हो गया किसी तीसरे की बात, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है। बहुव्रीहि समास कब होता है, जब क्लियर हो चीज, कि भाई जैसे कृष्ण के बारे में बात हो रही है तो ये पर्यायवाची जो है वो कृष्ण का ही है। लेकिन जब जैसे की बात होती है ना, मैंने आपको ऊपर बहुव्रीहि बोला, वो मैंने गलत बोला है, बहुव्रीहि नहीं होता, वो कर्मधारय होता है। कर्मधारय जो है होता है वो तुलना करता है। ठीक है, तुलना करता है, और तुलना वाला जो होता है वो होगा कर्मधारय समास, यानी कि यहाँ पे कौन सा समास है, कर्मधारय, यानी कि बेसिकली ईव जिस ऑप्शन में हो, ठीक है, वो कौवे के जैसी चेष्टा। तो यहाँ पे क्या ईव दो ऑप्शन में है, काकः चेष्टा ईव ख में और ग में, तो ख वाला नहीं होगा क्योंकि इसको लिखने का तरीका ये है ही नहीं। आप हिंदी में भी करते हो ना, कौवे के जैसी है चेष्टा जिसकी, तो जिसकी का मीनिंग किसमें निकल रहा है, यस्य, यस्य मतलब जिसकी। तो आपका ग ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, जलद त्वम पर्वत कुलम आश्वास्य रिक्तो असि। यहाँ पे क्या है, पर्वत कुलम, पर्वत का कुल, पर्वतों का कुल मतलब समूह, पर्वतों का समूह, किसका समूह है, पर्वतों का। ठीक है, काके की, काके की में क्या होता है, संबंध कारक, संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति। यहाँ पे फिर से क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन पर्वतेभ्य है, पर्वतानाम, पर्वतेषु, पर्वतः। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का ऑप्शन क्या है, पर्वतानाम। बालक का शब्द रूप अगर आपको याद है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बालका नाम होता है षष्ठी विभक्ति में। अगला है हयाश्च नागाश्च वहंती बोधितः। अब देखिए मैंने बताया था ना आपको, च वाला जो होता है वो द्वंद्व समास होता है, यानी कि दो या दो से अधिक संज्ञा
संज्ञा शब्द आपको वहां पे मिलते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब आपको क्या करना है, जब आपको अलग अलग करके दे दिया, जब आपको विग्रह करना होगा ना, तो जो भी संज्ञा शब्द होंगे 2 या 3, हर एक के पीछे आप क्या करेंगे, चय लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो विग्रह दे दिया, यानी कि आप क्या करेंगे, अब समास करेंगे, यानी इनको जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो चय हटेगा, चय बिल्कुल भी नहीं आता जब इनको जोड़ते हैं। तो पहले तो चय वाला ऑप्शन काट दो। तो पहले ऑप्शन में चय लगा हुआ है, हय नागाश्च, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आगे लिखा है हया नागहा, हया नागहा, हया शब्द तो है ही नहीं, शब्द है हया, हया है। अब यहाँ पे जो आप कहोगे कि यहाँ पे तो हया लिखा है, तो ये बहुवचन के लिए लिखा है बेटा। जब बहुवचन में होता है ना आ की मात्रा विसर्ग, तो हया बहुवचन, मूल शब्द है हय, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो पहला शब्द होगा वो एक वचन में लिख करके जो भी आपको बहुवचन बनाना होगा वो दूसरे शब्द में लग जाएगा, यानी कि दूसरे शब्द को जब आप अंत में बहुवचन बनाएंगे वही मीनिंग पहले का अपने आप आ जाएगा। तो अगला है हय नाग है, हय नाग है एक वचन बता रहा है, लेकिन ये तो दो है ना एक तरह से। ठीक है, और हयाश नागाश दोनों ही बहुवचन थे, हयाहा भी और नागाहा भी, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसको तो एक वचन बना रखा है। आपका सही ऑप्शन होगा घ, हय नागाहा। ठीक है, क्योंकि हया भी बहुवचन है और नागा बहुवचन है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हय का तो बहुवचन हट जाएगा और नागा का बहुवचन रहेगा और चय हट जाएगा टोटली दोनों में से। तो आपका घ ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट देख लेते हैं, धरातलम मलेन सहितम। अब यहाँ पे है धरातलम मलेन सहितम जातम। अब देखो मैंने ऊपर जब आपको अव्ययभाव समास बताया था तो सहितम मीनिंग बताया था, एक ये देखिए यहाँ पे सहितम लिखा था मैंने, किसका बताया था, ये सह का बताया था। ठीक है, अब सह जो होता है ना वो साथ में जुड़ेगा, मतलब शुरू में जुड़ता है शब्द के, और सह की जगह पे सह जुड़ता है, प्रॉपर सह नहीं जुड़ता। जैसे उप खुद जुड़ता है, पूरा जुड़ता है, अनु खुद जुड़ता है। ठीक है, लेकिन सह का की जगह पे सह जुड़ता है, मीनिंग सेम ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों को अलग अलग करके लिखा हुआ है, यानी कि ये है विग्रह। आपको क्या करना है, समास करना, यानी कि जोड़ना है। और सहितम को देखते ही आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि ये है अव्ययभाव समास, और अव्ययभाव समास में आपको 6 शब्द याद करने थे जो कि मैंने ऊपर लिखे, और 6 का मीनिंग भी मैंने वहां पे लिखा हुआ है। अब सहितम मैंने किसके लिए लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, सह के लिए, और सह के लिए आप लिखेंगे स। तो आप ढूंढिए यहाँ पे क्या करना है, अब इनका क्या करना है, जगह चेंज हो जाएगी, सहितम और मलेन, जो पहले वाला है वो बाद में और बाद वाला पहले। तो सहितम की जगह पे आपको क्या लिखना है, स, सह नहीं आएगा, तो क ऑप्शन गलत हो गया। वैसे ख ऑप्शन सही है, मैं समझाती हूं अभी। यथामलम गलत है, क्योंकि यथा सहितम के लिए नहीं आता, सहितम तो सह के लिए आता है, और उप के लिए भी सहितम नहीं आता, उप के लिए तो समीपम आता है। ठीक है, तो हमें करना है सहितम का, सहितम आता है सह के लिए, और सह पूरा नहीं जुड़ता, केवल सह जुड़ता है, इसलिए आपका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। सह की जगह पे सह जोड़ दिया, और मलेन की विभक्ति हटाई हमने, मलेन एन हटा दिया, और जो मूल शब्द है मलम वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मल मूल शब्द लिखा और ये अंत में नपुंसकलिंग बन जाता है, इसलिए यहाँ पे अम लगा दिया। ठीक है, पत्रम पुस्तकम की तरह नपुंसकलिंग, अव्ययभाव समास से जो शब्द बनेगा वो बनता है नपुंसकलिंग। इस प्रकार हमने ये प्रश्न सोल्व किया, बहुत डिटेल में मैंने करने की कोशिश की है ताकि एक वीडियो के माध्यम से आपका पूरा रिवीजन हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।